हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के सेकंड चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फियोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन करूंगी। देखो, जो फियोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के, यूजुअली क्या होता है कि बच्चे इन प्रिंसिपल्स को रटते हैं और कोई ना कोई प्रिंसिपल वो भूल जाते हैं। तो इन प्रिंसिपल्स को याद रखने के लिए मैंने एक निमोनिक डेवलप किया है। बहुत इजी निमोनिक है। अगर आप उस निमोनिक को ध्यान रख लेते हैं तो आप 14 प्रिंसिपल्स अपने बिहाफ पर लिख पाएंगे। किसी की भी आपको हेल्प लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो क्या है ये निमोनिक, ये मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ मैं आपको 14 प्रिंसिपल्स डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि क्या होते हैं ये 14 प्रिंसिपल्स और फेयोल ने इन्हें ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए क्यों कहा है। तो पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, ताकि फेयोल का कोई भी प्रिंसिपल स्किप ना हो। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि आप फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स कैसे याद रखेंगे। क्या निमोनिक मैंने डेवलप किया है। तो निमोनिक है, दादू यूएस रहने चले OIC सैम। देखो, एक लड़का है सैम, वो अपने दादू से कह रहा है दादू US रहने चले। तो दादू रिप्लाई करते हैं OIC सैम। ये जो निमोनिक है इसमें 14 प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड हैं। सारे प्रिंसिपल इस निमोनिक में आ जाएंगे। देखो, मैं आपको बता रही हूँ कैसे। पहला वर्ड है दादू। दादू में 4 वर्ड हैं। डी से बन जाएगा डिवीजन ऑफ वर्क, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से डिसिप्लिन और यू से यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये वर्ड कंप्लीट हो गया दादू। फिर सेकंड वर्ड आता है यूएस। यूएस में यू से बन जाएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और एस से बन जाएगा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसके बाद वर्ड आता है आरसी। आर को मैंने लिया है रहने और सी को लिया है चले। ये आप ध्यान रखना, आर के लिए आप ध्यान रखना रहने और सी के लिए ध्यान रखना चले। तो आर से बन जाएगा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज और सी से बन जाएगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखो, ये सैम का कन्वर्सेशन है। ये मैंने एक हाफ पार्ट में इंक्लूड किया है। जो बोर्ड है मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें सैम का कन्वर्सेशन है। इसमें मैंने आपको 8 प्रिंसिपल्स इंक्लूड किए हैं। सैम ने क्या कहा है अपने दादू से, दादू यूएस रहने चले। ये सैम का कन्वर्सेशन है, इसे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। अब देखो, जो दादू रिप्लाई कर रहे हैं OIC सैम, इसको मैंने सेकंड हाफ पार्ट में लिया है। अब देखो, दादू का जो रिप्लाई है उससे कैसे प्रिंसिपल्स बनते हैं। OIC सैम, O से बन जाएगा ऑर्डर, I से इनिशिएटिव, इसके बाद आता है C। तो S से बन जाएगा स्केलर चेन, E से बन जाएगा इक्विटी, E से बन जाएगा एस्पेरेट डी कॉप्स। तो ये पूरा C वर्ड हो गया कंप्लीट। S से बन गया स्केलर चेन, E से इक्विटी और E से एस्पेरेट डी कॉप्स। अब लास्ट वाला वर्ड बच गया S। ये S मैंने लिया है सैम के लिए। तो इस S से बन जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। तो हो गए आपके 14 फेयोल के प्रिंसिपल कंप्लीट। एक छोटे से निमोनिक को ध्यान रखने से अब आप कोई भी प्रिंसिपल स्किप नहीं करेंगे। आपको सिर्फ निमोनिक ध्यान रखना है कि सैम ने दादू से क्या कहा, दादू यूएस रहने चले और दादू ने रिप्लाई किया OIC सैम। क्लियर, समझ में आ गया आपको निमोनिक। अब मैं आपको ये 14 प्रिंसिपल्स डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या होते हैं ये 14 प्रिंसिपल और फेयोल ने क्यों इंसिस्ट किया है इन 14 प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखो, सबसे पहला प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। The whole work should be divided into small units to get specialization। देखो, फेयोल ने क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई करना चाहिए। होल वर्क को स्मॉल यूनिट्स में, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। और जो वो छोटी छोटी यूनिट्स हैं
वो इंडिविजुअल को उसकी कैपेबिलिटी, उसके एक्सपीरियंस और उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग असाइन करना चाहिए। कभी भी किसी एक इंडिविजुअल को होल वर्क, कंप्लीट वर्क असाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसे कंप्लीट वर्क असाइन कर देते हैं तो वो किसी भी पार्ट ऑफ जॉब में स्पेशलाइजेशन अचीव नहीं करेगा। तो हमेशा कंप्लीट वर्क को छोटे छोटे सेगमेंट्स को डिवाइड करने के बाद ही असाइन करना चाहिए, ताकि स्पेशलाइजेशन अचीव किया जा सके और काम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ हो। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो क्या करती है, फर्नीचर बनाती है। तो उसमें 4 लोगों को काम असाइन किया गया है। पहला जो पर्सन है उसको वुड पीसेस कटिंग का काम दिया है, दूसरे पर्सन को वुड पीसेस को ज्वाइनिंग का काम दिया है, तीसरे को पॉलिशिंग का काम दिया है और चौथे को फिनिशिंग टच देने का काम दिया है। तो देखो, जब ये चारों पर्सन एक काम को बार बार रिपीट करेंगे तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे उस पर्टिकुलर वर्क में। काम को वो इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म करेंगे। इससे बिजनेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा और टाइम पर टास्क कंप्लीट होगा। तो क्लियर हुआ आपको फर्स्ट प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क क्यों अप्लाई करना चाहिए टू गेट स्पेशलाइजेशन इन वर्क। क्लियर। अब मैं आपको बता रही हूँ सेकेंड प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये 2 टर्म है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म टास्क ऑन टाइम। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करता है तो उसे एक मैचिंग अथॉरिटी भी असाइन करनी चाहिए, तभी टास्क को टाइम पर कंप्लीट किया जा सकता है। इन दोनों के बीच में एक पैरिटी और एक बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है टाइम पर टास्क कंप्लीट करने के लिए। देखो, इसे एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैनेजर ने एम्प्लॉय को एक टारगेट दिया है कि उसे एक वीक में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, लेकिन उसने एम्प्लॉय को अथॉरिटी नहीं दी रॉ मटेरियल परचेज करने की। तो यहाँ पर जब रॉ मटेरियल की शॉर्टेज आ जाती है, रॉ मटेरियल खत्म हो जाता है, तो एम्प्लॉय रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर सकता और टास्क को टाइम पर कंप्लीट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर एम्प्लॉय को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब मैनेजर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की थी तो उसने एक मैचिंग अथॉरिटी असाइन नहीं की थी, तो टारगेट अचीव नहीं किया गया। इसलिए मैनेजर की ये ड्यूटी होती है कि जब भी वो एम्प्लॉइज को, अपने सबॉर्डिनेट्स को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करता है तो उससे मैच करती हुई, उससे बैलेंस करती हुई एक अथॉरिटी भी असाइन करे, ताकि टास्क को, टारगेट को टाइम पर अचीव किया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। Employees and superior must honor their commitment to achieve organizational goals. देखो, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। डिसिप्लिन में आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्योल ने इंसिस्ट किया कि ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन तो होने ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक कमिटमेंट भी होना चाहिए सबॉर्डिनेट और सुपीरियर दोनों के पार्ट पर। दोनों ही कमिटमेंट का ऑनर करें। सबॉर्डिनेट्स कैसे कमिटमेंट का ऑनर करेंगे, वो काम को इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से परफॉर्म करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने में वो अपने बेस्ट एफर्ट्स परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ जो सुपीरियर हैं वो भी अपने कमिटमेंट का ऑनर करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो एम्प्लॉइज की सैलरीज को रिवाइज करेंगे, उन्हें टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट देंगे, उन्हें कॉम्पिटिटिव सैलरी देंगे। जब कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है तो वो बोनस देंगे। इस तरह से क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज है वो मोटिवेटेड फील करते हैं और एक मोटिवेटेड पर्सन बेस्ट कंट्रीब्यूशन देता है, वो अपने बेस्ट एफर्ट्स देता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड।
एम्प्लॉइज शुड रिसीव ऑर्डर्स और कमांड फ्रॉम सिंगल बॉस ओनली। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिटी ऑफ कमांड। इसमें फ्यूल ने क्या कहा है कि जो एम्प्लॉइज हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उन्हें हमेशा एक सिंगल बॉस से ही ऑर्डर रिसीव होने चाहिए, तभी वो एक्टिवली परफॉर्म कर पाएंगे। अगर उन्हें एक से ज्यादा बॉस से ऑर्डर रिसीव होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस बॉस के ऑर्डर को वो पहले एग्जीक्यूट करे और किसके ऑर्डर को बाद में। देखो इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे एम्प्लॉइज को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस को स्लो करो ताकि क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट कहता है प्रोडक्शन को फास्ट करो ताकि पेंडिंग ऑर्डर्स को मीट किया जा सके। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉइज हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि किसके ऑर्डर को पहले एग्जीक्यूट किया जाए। तो देखो जब भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर्स दिए जाते हैं, कमांड दी जाती है, तो वो हमेशा एक सिंगल बॉस के द्वारा ही होनी चाहिए। क्लियर? इसमें देखो एक और चीज है कि अगर एम्प्लॉय को एक से ज्यादा बॉस से ऑर्डर मिलते हैं तो एम्प्लॉय को भी एक्सक्यूज का एक बहाना मिल जाता है कि मैं दूसरे बॉस के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में बिजी था, इस वजह से मैं टाइम पर काम नहीं कर पाया। दूसरा, जो सुपीरियर्स हैं उनमें भी ईगो क्लैशेस आ जाते हैं, क्योंकि हर सुपीरियर ये चाहता है कि मेरे ऑर्डर को पहले एग्जीक्यूट किया जाए, मुझे ही प्रायोरिटी दी जाए। तो इस तरह की सारी कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए एक बॉस ही ऑर्डर दे तो वहां पर काम में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आएगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा और टाइम पर टारगेट अचीव किया जाएगा। क्लियर? अब देखो दादू कंप्लीट हो गया। दादू में 4 आए हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन एंड यूनिटी ऑफ कमांड। अब आता है यूएस। यूएस में 2 आएंगे, पहला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और दूसरा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो मैं आपको बता रही हूँ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान। Efforts of all employees are directed towards one direction। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिट के लिए एक ही प्लान होनी चाहिए और जो एम्प्लॉइज हैं उनके सारे एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में डायरेक्टेड होने चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सकता है। इसे एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे वो कॉस्मेटिक भी बना रहा है, वो कन्फेक्शनरी आइटम्स भी बना रहा है, वो मेडिसिन भी बना रहा है। तो बहुत सारी लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स जब वो प्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि हर डिवीजन का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होगा, हर डिवीजन का अपना एक ऑब्जेक्ट होगा, अपनी एक प्लान होगी, अपना एक मार्केट होगा, अपना एक सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल होगा। इस तरह से अपने डिवीजन के लिए एम्प्लॉइज को अपने बेस्ट एफर्ट्स पुट करने चाहिए ताकि वो अपने डिवीजन की प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सके और टाइम पर टारगेट अचीव करके वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट मस्ट सुपरसीड अवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। देखो हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कभी भी प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं और उन सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर उन सबके ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उनके ऑब्जेक्टिव वेरी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से, तो मैनेजर की ये ड्यूटी होती है कि वो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को रिकंसाइल करे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से। क्लियर? तो इस तरह से अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया जाता है तो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। देखो जो एम्प्लॉइज होते हैं वो हमेशा हायर रेम्यूनरेशन अर्न करना चाहते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन फेस कर रहा है
तो यहाँ पर एम्प्लॉइज की क्या ड्यूटी है कि वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करे और ऑर्गेनाइजेशन को इस सिचुएशन से, इस क्राइसिस से बाहर निकालने में हेल्प करे। यानी जब ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रोंग होगी तो वो अपने एम्प्लॉइज को एक कॉम्पिटिटिव सैलरी देगा, इंक्रीमेंट्स देगा, टाइम टू टाइम बोनस देगा और एम्प्लॉइज के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑटोमेटिकली मीट हो जाएंगे। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट आता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। Fair and adequate wages must be paid to employees to their satisfaction. देखो फेयोल इंसिस्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कॉम्पिटिटिव सैलरी, कॉम्पिटिटिव वेजेस एम्प्लॉइज को दी जानी चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड फील करे, वो सेटिस्फाइड हो। एक पर्सन जो अंडर पेड है, जो अनसेटिस्फाइड है, वो कभी भी अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो हमेशा ये ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी होती है, मैनेजर की ड्यूटी होती है कि एम्प्लॉइज को एक हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे, उन्हें कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करे, टाइम टू टाइम उन्हें इंक्रीमेंट, प्रमोशन, बोनस प्रोवाइड करे ताकि वो सेटिस्फाइड हो और वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव किया जा सके। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। There should be proper combination of both at every level of management. देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो फियोल ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना ही तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, बल्कि इन दोनों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी सक्सेस अचीव किया जा सकता है। कॉम्बिनेशन कैसे होगा कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो टॉप अथॉरिटी के पास होनी चाहिए। यानी जो प्लान्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज हैं, स्ट्रेटजीज हैं, ये सारी सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। और जो डेली रूटीन एक्टिविटीज हैं जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिक्सिंग टारगेट ऑफ एम्प्लॉइज, ये डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन टारगेट को अचीव कर सकता है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ये डिपेंड करता है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस पर। देखो अगर बिजनेस छोटे साइज का है तो वहां पर प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन हो सकता है, लेकिन अगर बिजनेस बड़ा है तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन की रिक्वायरमेंट जरूर होती है। जो कॉम्पिटेंट और एफिशिएंट एम्प्लॉइज होते हैं उनको हमेशा पावर दी जानी चाहिए डिसीजन मेकिंग की रूटीन एक्टिविटीज से रिलेटेड, ताकि वो सेटिस्फाइड हो, ताकि वो ओनर्ड फील करें और अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। क्लियर? अब देखो ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये सारा जो कन्वर्सेशन है ये है सैम का। सैम ने अपने दादू से कहा है दादू यूएस रहने चले। यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आ रही हूँ दादू के रिप्लाई पर। दादू कह रहे हैं ORC सैम। तो देखो नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स ऑर्डरली प्लेसमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पर ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर का मतलब है कि एक प्रॉपर प्लेसमेंट होना चाहिए मैन और मटेरियल का एक फिक्स प्लेस पर। यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो इक्विपमेंट्स हैं वो एक फिक्स प्लेस पर रखे जाने चाहिए ताकि उन्हें लोकेट करने में टाइम और एनर्जी सेव हो। इसी तरह से जो एम्प्लॉइज हैं उनकी भी फिक्स सीट होनी चाहिए, फिक्स कैबिन होना चाहिए, ताकि जब उनकी रिक्वायरमेंट पड़े तो उन्हें इजीली सर्च किया जा सके, उनसे इजीली एडवाइस ली जा सके। देखो इसे एक एग्जांपल से बता रही हूँ। सपोज एक एम्प्लॉय है, उसे एक इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है और एक सुपीरियर से उसे एडवाइस लेनी है, तो उसे इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि जो इक्विपमेंट उसे रिक्वायर्ड है वो कौन से टूल बॉक्स में है या कौन से टूल रूम में है। दूसरा, जिस सुपीरियर की वो एडवाइस सीख कर रहा है उसके बारे में भी उसे पता होना चाहिए कि उसका कैबिन कहाँ है, तो वो इजिली दोनों चीजों को लोकेट कर पाएगा, ना ही उसका टाइम वेस्ट होगा और ना ही एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव।
encouraging employees to give their ideas and suggestion। देखो, फेयोल ने कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज होते हैं उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, ताकि वो हमेशा अपने आइडियाज और अपने सजेशन मैनेजर को दे सके। जब वो अपने आइडियाज और सजेशन देते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, उनके आइडियाज और सजेशन का मैनेजर हमेशा वेलकम करे। अगर मैनेजर को उनके आइडियाज और सजेशन अप्रोप्रिएट लगते हैं, प्रॉपर लगते हैं, तो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट जरूर करना चाहिए, ताकि एम्प्लॉइज का मोरल अप हो। अब देखो, एम्प्लॉइज की भी ये ड्यूटी होती है कि वंस जो भी प्लान डिजाइन हो जाती है, जो भी प्लान फॉर्मुलेट की जाती है, उसे वो फॉलो करे और उसे वो इम्प्लीमेंट करे, किसी तरह की हिंड्रेंस वो क्रिएट ना करे। समझ आया इनिशिएटिव? तो इनिशिएटिव में यही होता है कि एम्प्लॉइज को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, बूस्टअप करना चाहिए, ताकि वो हमेशा एनकरेज्ड फील करे अपने आइडियाज और सजेशन प्रोवाइड करने में। क्लियर? नेक्स्ट आता है स्केलर चेन, लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, जिसमें आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो इन सबके पास हाईएस्ट पावर ऑफ अथॉरिटी होती है, इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, ये हाईएस्ट रैंक पर होते हैं। जैसे जैसे रैंक हाईएस्ट से लो रैंक की तरफ आता है, वैसे वैसे पावर रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। तो फेयोल ने इंसिस्ट किया कि ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है, कोई कम्युनिकेशन करना है, तो हमेशा स्केलर चेन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए, तभी वहां पर कम्युनिकेशन गैप को अवॉइड किया जा सकता है। इसे मैं आपको इस डायग्राम से समझा रही हूँ। देखो, जो ए है ये है टॉप लेवल अथॉरिटी, इसके पास दो लाइन ऑफ अथॉरिटी है, एक लाइन में है बी सी डी ई एफ और दूसरी लाइन में है एल एम एन ओ पी। यहाँ पर जो ई है वो ओ से कम्युनिकेट करना चाहता है, ई ओ से कांटेक्ट करना चाहता है। तो देखो, वो किस तरह से स्केलर चेन फॉलो करेगा। वो डी के पास जाएगा, डी सी के पास जाएगा, सी बी के पास जाएगा, बी ए के पास जाएगा, ए एल के पास जाएगा, एल एम के पास जाएगा, एम एन के पास जाएगा और फाइनली एन जाएगा ओ के पास और ओ को मिलेगी इंफॉर्मेशन। अब देखो, फेयोल ने इंसिस्ट किया कि सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए ये स्केलर चेन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि कम्युनिकेशन गैप को अवॉइड किया जा सके। लेकिन ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा रूट है। देखो, ई को कांटेक्ट करना था ओ से, यानी ई को ओ को इंफॉर्मेशन कन्वे करनी थी, तो उसे कितना लंबा रास्ता यहाँ पास करना पड़ा है। यानी पहले वो डी से कम्युनिकेट कर रहा है, डी ई से, ई बी से, बी ए से, ए एल से, एल एम से, एम एन से और एन ने फाइनली इंफॉर्मेशन कन्वे की है ओ को। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लॉन्ग रूट है। तो यहाँ पर उन्होंने एक शॉर्टकट बताया है कि अगर इमरजेंसी हो या कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पास करनी हो, तो यहाँ पर गैंग प्लैंक के थ्रू इंफॉर्मेशन अर्जेंट पास की जा सकती है, जिसे हम कहते हैं गैंग प्लैंक। देखो, ये नाम बहुत अजीब सा है, गैंग प्लैंक, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि गैंग प्लैंक क्या होता है। तो गैंग प्लैंक ये एक शॉर्टकट दिया है फेयोल ने कि अगर इंफॉर्मेशन अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो इंफॉर्मेशन को पास करने में। इसे हम कहते हैं गैंग प्लैंक। तो गैंग प्लैंक परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज वर्किंग एट सेम लेवल। लेकिन देखो, गैंग प्लैंक में एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन वही हो सकता है जहां एम्प्लॉइज सेम लेवल पर वर्क कर रहे हों।
यानी यहाँ पर ई कम्युनिकेट कर सकता है डायरेक्टली ओ से गैंगप्लैंक कंस्ट्रक्ट करके, लेकिन ई कभी भी कम्युनिकेट एम से नहीं कर सकता है गैंगप्लैंक के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर ई और एम ये दोनों सेम लेवल पर काम नहीं कर रहे। तो अगर एम्प्लॉइज सेम लेवल पर, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पर वर्किंग है, तो वो गैंगप्लैंक के थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज उन्हें स्केलर चेन फॉलो करनी है, जब भी कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है, मैसेज कन्वे करना है, तो इस लॉन्ग रूट को ही फॉलो करना होगा। और अगर इंफॉर्मेशन अर्जेंट है तो वो गैंगप्लैंक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन पास करने के लिए। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मीन्स काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट विद एम्प्लॉयज irrespective of caste, religion, gender and language। देखो, फेयोल ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा इक्विटी मेंटेन होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब क्या है कि मैनेजर को कभी भी बायस्ड नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड लैंग्वेज। चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, हर किसी के साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, काइंडली ट्रीटमेंट होना चाहिए, जस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज एस्पिरेट द कॉर्प्स, वर्किंग विद टीम स्पिरिट एंड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड टुगेदरनेस। देखो, फेयोल ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा आई को रिप्लेस कर देना चाहिए वी से, यानी एम्प्लॉइज के अंदर एक टीम स्पिरिट डेवलप करनी चाहिए, टीम की भावना डेवलप करनी चाहिए, उनके अंदर एक बिलोंगिंगनेस और टुगेदरनेस की फीलिंग डेवलप होनी चाहिए, तभी वो फोकस्ड होंगे टीम के टारगेट को अचीव करने में। उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के एक इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, तभी वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ गोल को अचीव करेंगे। देखो, इसे एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। एक एम्प्लॉयर है जिसने 10 एम्प्लॉइज को टारगेट दिया है 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, यानी हर एम्प्लॉय को 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। उनका जो सिंगल टारगेट है वो है 10 यूनिट्स। लेकिन देखो, 2 एम्प्लॉय बीमार हो जाते हैं, तो यहाँ पर बचे 8 एम्प्लॉय और यूनिट है 100। तो 8 एम्प्लॉय क्या करते हैं कि 100 यूनिट्स को 8 के बीच में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके बीच में टीम स्पिरिट की फीलिंग है, उनके अंदर बिलोंगिंगनेस की फीलिंग है। उन्हें पता है कि हमें 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। उनके अंदर इस तरह की फीलिंग नहीं है कि उनको तो सिर्फ 10-10 यूनिट ही प्रोड्यूस करनी है, जो 2 एम्प्लॉय बीमार हो गए उनकी 20 यूनिट्स हम क्यों प्रोड्यूस करें। तो यहाँ पर वो 100 यूनिट्स मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। जो 2 लोग बीमार हो गए हैं उनके काम को भी बचे हुए 8 मेंबर्स एग्जीक्यूट करेंगे, उसे टाइम पर कंप्लीट करेंगे। क्लियर? एस्पिरेट दी कॉर्प्स में फेयोल इंसिस्ट करते हैं कि एम्प्लॉइज के अंदर हमेशा टीम स्पिरिट डेवलप्ड होनी चाहिए, उनके अंदर हार्मनी होनी चाहिए, कोऑपरेटिवनेस होनी चाहिए, तभी वो किसी भी काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट कर पाएंगे। क्लियर? एंड लास्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अवॉइड फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन, ट्रांसफर एंड रोटेशन ऑफ एम्प्लॉयज in organization from one branch to another or from one department to another। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में फेयोल इंसिस्ट करते हैं कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और फ्रीक्वेंट रोटेशन को अवॉइड करना चाहिए। जो एम्प्लॉइज है, जो स्टाफ है, जो पर्सनल है, उन्हें स्टेबिलिटी देनी चाहिए, उनके अंदर फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी डेवलप्ड होनी चाहिए, तभी वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेंगे। देखो, एक पर्सन को एक जॉब पर सेटल होने में टाइम लगता है, और जब वो सेटल हो जाता है और उसके हाथ में ट्रांसफर लेटर आता है कि आपको दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है, दूसरी ब्रांच में जाना है, तो ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है, क्योंकि यहाँ पर वो पर्सन ऑलरेडी सेटल हो चुका है, वो उस जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब दूसरी ब्रांच में जाएगा तो उसे वहां सेटल होने में फिर टाइम लगेगा, रिसोर्सेज लगेंगे, तो ये सारा लॉस होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस तरह से फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और टर्मिनेशन को अवॉइड किया जाना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को टाइम पर अचीव कर सकता है।
क्लियर? होपफुली फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप किसी प्रिंसिपल को अब स्किप भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने जो आपको निमोनिक बताया है, दादू यूएस रहने चले, OIC सैम, ये बहुत इजी है, इसको ध्यान रखना और 14 प्रिंसिपल्स को आप खुद ही डिफाइन करना। क्लियर? मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, ये सेकंड चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको टेलर के प्रिंसिपल और टेक्निक बताऊंगी। और देखो, जो ये बोर्ड के नोट्स हैं, ये सारे मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगी। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू सो मच।